समूह 16 ऑक्सीजन फैमिली। समूह 16 के तत्वों का एक सामूहिक नाम भी है। इन्हें चालकोजन भी कहते हैं। चालकोजन का मतलब होता है अयस्क बनाने वाले। चालकोजन का मतलब होता है अयस्क बनाने वाले। तो इस समूह के जो प्रारंभिक दो सदस्य हैं ऑक्सीजन और सल्फर, ये धातुओं के साथ कई अयस्क बनाते हैं, इसलिए इनको चालकोजन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP4। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका NH2NP4। आकार वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ता है। आयनन ऊर्जा वर्ग में नीचे जाने पर घटती है। ऋण विद्युतता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ग में नीचे जाने पर घटती है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑक्सीजन की एफिनिटी सल्फर से कम होती है, फिर वर्ग में नीचे जाने पर एफिनिटी घटती है। इसका कारण है ऑक्सीजन का आकार छोटा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज़्यादा है, बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आता है उस पर प्रतिकर्षण बल ज़्यादा लगता है, इसलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। सल्फर से नहीं, सारे एलिमेंट में कम है इसकी बंधुता। अगर मैं वैल्यू लिखूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, इनकी किलोजूल प्रति मोल, ऑक्सीजन की -141, सल्फर -200, सेलेनियम -195, टेल्यूरियम -190 और पोलोनियम -174। ये इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है और इलेक्ट्रॉन बंधुता बस धनात्मक हो जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये -2 से और +6 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, पर ऑक्सीजन केवल -2 से और +2 तक ही ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। परमाणुकता, ऑक्सीजन तो द्विपरमाणु अणु बना लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड बन जाता है जो कि मजबूत होता है 2p ओवरलैपिंग से। सल्फर में उतना मजबूत पाई बॉन्ड नहीं बन पाता 3p ओवरलैपिंग से, इसलिए सामान्य ताप पर सल्फर S8 अणु के रूप में रहता है और इसकी क्राउन शेप बनती है। ये बॉन्ड एंगल 107 डिग्री का बनता है। सेलेनियम और टेल्यूरियम भी इसी तरह के अणु बनाते हैं, 8 परमाणुओं से बनने वाले, परमाणुकता 8 होती है। उच्च ताप पर 600 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर S8 S2 अणु में बदल जाता है और ये O2 की तरह अनुचुंबकीय होता है।
अपररूपता। इस वर्ग के सभी तत्व अपररूपता दर्शाते हैं। ऑक्सीजन के दो अपर रूप हैं, O2 और O3। डाइऑक्सीजन और ओजोन ऑक्सीजन के अपर रूप माने गए हैं। सल्फर सल्फर के अपर रूपों को दो भागों में बांट सकते हैं, क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय अपर रूप कौन से हैं? अल्फा सल्फर या रोहम्बिक सल्फर। रोहम्बिक यानी विषम लंबाच। और बीटा सल्फर या मोनोक्लिनिक एकनताच। ये सल्फर के क्रिस्टलीय रूप हैं। और अक्रिस्टलीय रूप कोलाइडी सल्फर, सल्फर का दूध, और प्लास्टिक सल्फर, ये अक्रिस्टलीय रूप हैं। सेलेनियम इसके दो अपर रूप हैं, एक तो ग्रे और दूसरा रेड। टेल्यूरियम के भी दो अपर रूप हैं, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय। सेलेनियम के दो अपर रूप हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। और पोलोनियम का भी दो अपर रूप हैं, अल्फा पोलोनियम और बीटा पोलोनियम। अच्छा, जो सल्फर के क्रिस्टलीय अपर रूप हैं, विषम लंबाच और एकनताच, ये कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील हैं। अच्छा, ये अल्फा सल्फर या इसी को कहते हैं विषम लंबाच। ये रूम टेम्परेचर पर स्थायी है। 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये एकनताक्ष सल्फर में बदल जाता है, बीटा सल्फर में। और 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये दोनों साम्य में रहते हैं। इसे संक्रमण ताप कहते हैं इन दोनों का। और दोनों कार्बन डाइसल्फाइड में विलय हैं। दोनों कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होते हैं ये दोनों अपर रूप। 96 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे विषम लंबाच, इसके ऊपर एकनताक्ष होता है। ये दो अपर रूप हैं क्रिस्टलीय जो एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। इसके बाद देखो इसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वायु में भी काफी अधिक मात्रा में परसेंटेज में मिलती है।
वायु से इसे दो तरीके से अलग कर सकते हैं। तो प्रभाजी आसवन द्वारा। ऑक्सीजन जो है वायु में बहुत अधिक मात्रा में परसेंटेज में मिलता है। प्रभाजी आसवन से, द्रव वायु के प्रभाजी आसवन से अपन इसको अलग कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ता है। इसलिए इसको औद्योगिक स्तर पर एक और मेथड है जिसे ब्राइंस प्रोसेस कहते हैं। इस ब्राइंस प्रोसेस से इसको वायु से अलग करते हैं। क्या करते हैं, बैरियम ऑक्साइड को वायु की उपस्थिति में रख देते हैं। तो ये वायु से ऑक्सीजन को क्या करता है, बैरियम ऑक्साइड अवशोषित कर लेता है और परऑक्साइड बना लेता है। और इस बैरियम परऑक्साइड को जब गर्म करते हैं तो ये अपघटित होकर ऑक्साइड दे देता है। ये ब्राइंस प्रोसेस कहलाती है। ये कम खर्चे में और ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन बनाने की विधि है। दूसरी विधि देखो ऑक्सीजन के बनाने की, धातु ऑक्साइडों से। जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी में कॉपर के नीचे आती हैं, उन धातुओं के ऑक्साइड अस्थायी होते हैं और गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं और आसानी से ऑक्सीजन दे देते हैं। जैसे सिल्वर ऑक्साइड गर्म करोगे तो ये सिल्वर में और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाएगा। मरकरी ऑक्साइड ये भी नीचे आता है कॉपर के सक्रियता श्रेणी में, गर्म करने पर यह भी टूट जाएगा और ऑक्सीजन दे देगा। PbO2 लेड 4 ऑक्साइड, लेड +2 में जाना पसंद करता है अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। तो +4 में अच्छा ऑक्सीकारक है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है ये, और +2 में चला जाता है, PbO में और O2 में टूट जाता है। हेलो स्टूडेंट, इतना प्यार देने के लिए हजारों स्टूडेंट हमारे वीडियो लेक्चर से लाभ उठा रहे हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसको क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जिन स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग भी चाहिए तो वो उसी लिंक को क्लिक करके और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, Mn में भी +2 ऑक्सीडेशन ज़्यादा स्थायी है क्योंकि उसमें 3d ऑर्बिटल अर्धपूर्ण रहता है, स्थायी विन्यास होता है। तो MnO में और O2 में टूट जाएगा गर्म करने पर। KMnO4 मैग्नीज +7 में है, बहुत अच्छा ऑक्सीकारक होगा, गर्म करने पर यह भी टूट जाएगा। K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 में। इसी तरह K2Cr2O7 क्रोमियम +6 ऑक्सीकरण अवस्था में अच्छा ऑक्सीकारक है, गर्म करने पर यह भी टूट जाता है। K2CrO4 Cr2O3 और O2 में। तो इस तरह से ये कुछ ऑक्साइड है जिन्हें अपन गर्म कर दें तो ये अपघटित होकर के ऑक्सीजन दे देते हैं। इसके बाद इनके यौगिक देखें अगर अपन, तो यौगिक में पहले ओजोन, O3, इसकी दो अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और दूसरी अनुनादी संरचना सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3/2 1.5, 2 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड अपॉन सिग्मा बॉन्ड, तो 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। बनाते कैसे ओजोन को,
बनाने की विधि, इसको ऑक्सीजन से ही बनाते हैं। ऑक्सीजन के वातावरण में नीरव विद्युत विसर्जन प्रवाहित करते हैं। नीरव विद्युत विसर्जन मतलब कम शक्ति की विद्युत धारा, क्योंकि ओजोन बहुत जल्दी ऑक्सीजन में टूट भी जाता है। तो नीरव विद्युत विसर्जन प्रवाहित करने पर क्या होता है, ओजोन जो है O2 में ज्यादा मात्रा में बदलती है। तो यहां पर जैसे 3O2 रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, नीरव साइलेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, विद्युत विसर्जन कराते हैं, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं कम शक्ति की, कम विभव की। तो 3O2 तो लिया है, 2O3 और रिवर्सिबल है तो निश्चित है पूरा परसेंटेज नहीं बदलेगा। ये यहां 10% ही अपने को प्राप्ति होती है। और देखो डबल बॉन्ड है और इसको आप सिंगल बॉन्ड में बदल रहे हो, डबल बॉन्ड को पार्शियल डबल बॉन्ड में बदल रहे हो, बॉन्ड ऑर्डर 2 को बॉन्ड ऑर्डर 1.5 में बदल रहे हो, यानी बॉन्ड को आप क्या कर रहे हो, यहाँ तोड़ रहे हो। तो बॉन्ड तोड़ने पर एनर्जी देनी पड़ेगी। तो रिएक्शन इधर जाने पर क्या होगी, ऊष्मा शोषी होगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी आपको, डेल्टा H पॉजिटिव आएगा। इससे ज्यादा अगर ओजोन का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो विस्फोट हो जाता है। अधिकतम कंसंट्रेशन इतना ही रख सकते हो आप ओजोन का, 90% इसमें ऑक्सीजन रहती है और इसी का उपयोग अपन ओजोन की तरह करते हैं। अगर नीर प्रवाहित करोगे तो ये जो परसेंट है ये और भी कम मिलेगा आपको, 10% से भी कम मिलेगी। इसके गुण देखो ओजोन के, ओजोन के गुण, इसमें मछली जैसी गंध आती है ओजोन में, और अलग अलग भौतिक अवस्था में इसका रंग भी अलग अलग होता है। गैसीय अवस्था में ये हल्के नीले रंग की दिखाई देती है, द्रव अवस्था में इसका गहरा नीला रंग होता है, और ठोस अवस्था में ये काले भूरे रंग की दिखाई देती है। तो ये रंग भी इसके अलग अलग भौतिक अवस्था में अलग अलग दिखाई देते हैं ओजोन के। व्यंजन गुण, ओजोन बहुत ही जल्दी अपघटित हो जाता है और नवजात या परमाणु ऑक्सीजन देती है ये। और एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ओजोन का टूटना 1.5 बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड ऑर्डर 2 में बदलना, यानी बंध बन रहा है, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होता है। जनरली किसी यौगिक का टूटना ऊष्मा शोषी होता है, लेकिन ओजोन का ऑक्सीजन में टूटना ऊष्मा क्षेपी होता है। परमाणु या नवजात ऑक्सीजन एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीकारक होगा, इसलिए ये रंगीन पदार्थ को ऑक्सीकृत करके ये से रंगहीन कर देगी। इसका ऑक्सीकारक गुण स्थायी होगा क्योंकि ऑक्सीकरण क्रिया है, और शुष्क व्यंजनकारी है ये, क्योंकि यहाँ कोई आपको माध्यम की जरूरत नहीं पड़ी, नमी की जरूरत नहीं पड़ी, अम्ल की जरूरत नहीं पड़ी, शुष्क व्यंजनकारी होता है। दूसरा गुण इसका देखो, ऑक्सीकारक गुण।
तो जैसा कि अपन ने ऊपर भी देखा, ये आसानी से नवजात या परमाणु ऑक्सीजन दे देता है, इसलिए अच्छा ऑक्सीकारक है। और इसका ऑक्सीकारक गुण जो है ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन से ज़्यादा अच्छा ऑक्सीकारक है ये ओजोन। तो जैसे देखें, काले रंग का ये जो लेड सल्फाइड होता है, इसको सफेद रंग के लेड सल्फेट में बदल देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। आयोडीन के साथ अगर शुष्क आयोडीन लिया है आपने, तो I4O9 में ऑक्सीकृत कर देगा इसको, आयोडीन को I4O9 में ऑक्सीकृत कर देता है ये ओजोन। H2S को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देगा, सिल्वर को सिल्वर ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देगा। तो ये एक ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। और कई अपचायकों को, लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में, H2S को सल्फर में, I2 को I4O9 में, है ना, सिल्वर को सिल्वर ऑक्साइड में, मरकरी को मरकरी ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। ये मरकरी ऑक्साइड बनने के कारण मरकरी क्या होता है, उस कांच की सतह पर चिपकने लगता है, कांच की सतह पर चिपकने लगता है और उसकी तरलता खत्म हो जाती है। इसे टेलिंग ऑफ मरकरी कहते हैं। ये टेलिंग ऑफ मरकरी कहलाता है, मरकरी का चिपकना। ओजोन की उपस्थिति में मरकरी कांच की सतह पर चिपक जाता है, बहना बंद हो जाता है, इसका तरलता खत्म हो जाती है इसकी। तो ये ओजोन एक अच्छा ऑक्सीकारक का काम करता है, धातुओं को ऑक्सीकृत कर देता है, अधातुओं को भी ऑक्सीकृत कर देता है, और भी कर देगा, SO2 को SO3 में कर देगा। ऑक्सीजन से ज्यादा अच्छा ऑक्सीकारक होता है, NO को NO2 में कर देगा। अगला कंपाउंड है इसका सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4, इसको कसीस का तेल भी कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल। और एक नाम और भी है इसको, किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। रसायनज्ञों का। प्यारे बच्चों, हमें रोज हजारों की संख्या में ऐसी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर इस टॉपिक का वीडियो बना करके डालें, सर इसे समझाएं। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे जिस टॉपिक की डिमांड कर रहे हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर हमने पहले से ही डाल रखे हैं। आप हमारी साइट पर जाएं और उन वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। राजा, क्यों? क्योंकि किसी भी देश की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज होती है उसमें बैटरी का काम आता है, लेड स्टोरेज बैटरी, सीसा संचायक बैटरी। और उस बैटरी में H2SO4 का उपयोग किया जाता है। तो H2SO4 की खपत जितनी ज़्यादा होती है किसी देश में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज उतना ही डेवलप मानी जाती है और वो देश औद्योगिक रूप से उतना ही उन्नतशील माना जाता है। कसीस का तेल इसलिए कहते हैं कि फेरस सल्फेट
को गर्म करने पर SO3 बनती है और SO3 पानी में डिजोल्व होकर के ये बनाती है, इसलिए इसको कशिश का तेल कहते हैं। बनाते कैसे हैं, इसके बनाने की विधि। इसके बनाने की दो विधियां हैं, एक संपर्क विधि और दूसरी शीश कक्ष विधि। आजकल जो विधि काम में लाते हैं वो संपर्क विधि है और ज्यादा अच्छी विधि यही है। इस संपर्क विधि में क्या करते हैं, या तो आयरन पायराइड या फिर सल्फर लेके इसको जलाते हैं, इसका दहन कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, तो पहले SO2 गैस बन जाती है और इस SO2 गैस को फिर आगे ऑक्सीकृत करते हैं और यहाँ पर एक उत्प्रेरक लेते हैं, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। सॉलिड है ये और ये गैस है, तो ये विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण होगा और यहाँ 2SO3 बन जाएगी। अब इस SO3 को पानी में नहीं अवशोषित करते, क्योंकि पानी में अवशोषित करने पर इसके ऊपर H2SO4 के धुआं बन जाता है और उस धुआं को संघनित करना, कंडेंस करना बहुत कठिन होता है। तो इसको क्या करते हैं, पानी में अवशोषित नहीं करते, इस SO3 को H2SO4 में अवशोषित करते हैं। और H2SO4 में अवशोषित करके H2H2O3 में H2H2O7 में कन्वर्ट कर लेते हैं, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड में। और फिर इसमें अपन जितना पानी मिलाना चाहें, जितनी मर्जी सांद्रता का H2SO4 बनाना चाहें वो बना सकते हैं, पर डायरेक्ट इसको पानी में अवशोषित नहीं करते। फिर बाद में इसमें पानी मिला के और इसे जितनी भी सांद्रता का अपन बनाना चाहें वो बना सकते हैं। इसमें SO3 फ्री रहती है, SO3 मुक्त अवस्था में रहती है, पानी मिला के उसके H2SO4 में बदलते हैं। ये ओलियम है, फ्री SO3 है, ये ओलियम है, इसको लेवलिंग ऑफ ओलियम कहते हैं, पानी मिला करके जब इसे H2SO4 में बदल लेते हैं। इस तरह से H2SO4 बनाते हैं संपर्क विधि में। इसका तनुकरण देखो, डाइल्यूशन। सांद्र H2SO4 को तनु करने के लिए इसमें पानी नहीं मिलाया जाता, क्योंकि ये प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी होता है, क्योंकि वाटर के साथ H2SO4 हाइड्रोजन बंध बनाता है, बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है। तो अगर अपन ऐसा चाहें कि ये सांद्र H2SO4 ले लें और फिर इसमें पानी मिलाएं, तो ये H2SO4 बाहर उछलता है, क्योंकि ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है हाइड्रोजन बंध के बनने के कारण। और ये कपड़ों पर गिरेगा तो जला देगा, कपड़ों को, शरीर पर गिरेगा तो जला देगा। तो ये प्रोसेस नहीं यूज में लाते। तो क्या करते हैं, इसको तनु करने के लिए बहुत सारा पानी लेते हैं और इसमें यहां से कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं। यहां भी ऊष्मा निकलती है, लेकिन उस ऊष्मा को पानी अवशोषित करता रहता है, जिससे ये उछल के बाहर नहीं गिरता। तो इसको तनु करने के लिए ये वाला प्रोसेस अपनाते हैं, ये वाला नहीं अपनाते। इसकी प्रॉपर्टी देखो, गुण इसके, ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, इसलिए इसका उपयोग निर्जली कारक की तरह करते हैं। ये जल को अवशोषित कर लेता है, जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसका उपयोग निर्जली कारक की तरह करते हैं।
OH ग्रुप है, इसमें डबल बॉन्ड O भी है। जल के साथ क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, इसलिए एक अच्छा निर्जलीकारक होता है H2SO4। लेकिन इसका उपयोग अमोनिया के और H2S के निर्जलीकरण में नहीं करते, क्योंकि अमोनिया के साथ अम्ल क्षार क्रिया करता है और SO2 को ये ऑक्सीकृत कर देता है। लेकिन अगर आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले लो और उसमें सांद्र H2SO4 डाल दो तो जल के अणु निकल जाएंगे और कार्बन बच जाएगा। कार्बन के बचने के कारण जो कार्बोहाइड्रेट है उसका सफेद रंग भूरा पड़ जाएगा। तो इसको कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, तो क्या कहते हैं, भूरी शक्कर। अंग्रेजी में चारिंग या चार सुगर कहते हैं, सॉरी, चार सुगर। चार का मतलब है भूरे रंग की शक्कर। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, शक्कर का भूरा पड़ जाना, यानी चारिंग ऑफ शुगर कहलाता है। और ये चार शुगर कहलाती है, भूरे रंग की शक्कर। तो ये अच्छा निर्जलीकारक है। कई निर्जलीकरण क्रियाओं में ये H2SO4 काम आता है। जैसे ऑक्सैलिक एसिड ले लो, C2H2O4 और कंसंट्रेट H2SO4 डाल दो, जल के अणु निकल जाते हैं इसमें से, और क्या बनता है, CO प्लस CO2। लेकिन अमोनिया और SO2 को, अमोनिया और H2S को, सॉरी SO2 नहीं, अमोनिया और H2S को निर्जलीकृत करने में काम नहीं आता। अमोनिया के साथ अम्ल क्षार क्रिया कर लेता है, H2S को ये ऑक्सीकृत कर देता है। अम्लीय गुण, यह द्विक्षारकीय प्रबल अम्ल है। द्विक्षारकीय प्रबल अम्ल होता है, दो तरह के लवण बनाता है, दो प्रोटॉन त्यागता है, HSO4 माइनस H प्लस K1 प्रथम इसका वियोजन या आयनन स्थिरांक, और HSO4 माइनस रिवर्सिबल रिएक्शन SO4 नेगेटिव प्लस H प्लस K2 द्वितीय वियोजन या आयनन स्थिरांक। K2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है K1 से, सॉरी उल्टा बोल दिया, K1 की वैल्यू ज़्यादा होगी K2 से, क्योंकि द्वितीय वियोजन बहुत कम होगा H प्लस आयन के समायनी प्रभाव के कारण। तो Ka2 बहुत कम होगा Ka1 से। ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण, तनु H2SO4 ऑक्सीकारक नहीं होता, लेकिन सांद्र H2SO4 माध्यमिक ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। तो तनु H2SO4 ऑक्सीकारक नहीं होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता। परंतु कंसंट्रेट H2SO4 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, ये माध्यमिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों? ये सांद्र H2SO4 में SO4 अधिक मात्रा में है
और ये टूट करके ऑक्सीजन देता है, ये नवजात या परमाणु ऑक्सीजन। ये काम करती है ऑक्सीकारक का। जैसे धातुओं से क्रिया कराएं अगर, तो जिंक तो H2SO4 तनु H2SO4 से भी क्रिया कर लेगा। तनु H2SO4 में H+ अधिकता में रहेगा और यही ये ऑक्सीकारक का काम करेगा, H+। तो जिंक तनु H2SO4 में से H+ को अपचेत कर देगा और क्या बना लेगा, ZnSO4 प्लस H2। यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर है वो तनु H2SO4 से क्रिया कर लेंगी, हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली, हाइड्रोजन से नीचे आने वाली नहीं करेंगी। जैसे कॉपर की रिएक्शन कराओगे अगर डाइल्यूट H2SO4 से, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक या स्टूडेंट तक पहुंच सकें। आपके स्नेह और प्यार को देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत ही मोटिवेटेड है और हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। लेकिन तनु H2SO4 से तो देखा अपन ने केवल वही धातुएं क्रिया करेंगी जो हाइड्रोजन से ऊपर आएंगी सक्रियता श्रेणी में। सांद H2SO4 से ये दोनों क्रिया कर लेंगे। कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन कराओगे दोनों कर लेंगे, जिंक कर लेगा लेकिन प्रोडक्ट अलग बनेगा यहाँ। अब ये ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा, सल्फर सल्फेट आयन, और SO2 में अपचयित होगा। तो यहाँ पर अब ZnSO4 तो खैर बन ही जाएगा और SO2 मिलेगी अब, और प्लस H2O। कॉपर भी रिएक्शन कर लेगा कंसंट्रेट H2SO4 से, तो और कॉपर सल्फेट बन जाएगा और SO2 मिलेगी। और SO2 भी मिलेगी यहाँ पर। एक और चीज देखें, जैसे HF, HCl और कंसंट्रेट H2SO4, उसके बाद HBr और HI। इधर जाने पर इनका ऑक्सीकारक गुण कम होता है और अपचायक गुण बढ़ेगा। तो कंसंट्रेट H2SO4 जो है इन दोनों से दुर्बल ऑक्सीकारक है, तो SF और HCl को ऑक्सीकृत नहीं कर पाएगा ये। हाँ, HBr को और HI को आगे ऑक्सीकृत कर देगा ब्रोमीन में और आयोडीन में। तो जैसे आप फ्लोराइड सॉल्ट ले लो और H2SO4 की रिएक्शन कराओ कंसंट्रेट की, तो आपको NaHSO4 मिल जाएगा और HF मिलेगी। HF आगे ऑक्सीकृत नहीं होगा। क्लोराइड सॉल्ट ले लो, कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन कराओगे कि HSO4 और प्लस क्या मिलेगा, HCl, क्लोरीन नहीं मिलेगी। क्लोरीन तब मिल सकती है जब आप इसमें MnO2 डाल दें। अगर आपने MnO2 भी डाल रखा है तो आगे रिएक्शन हो जाएगी, MnCl2 प्लस Cl2 में आगे ये बदल जाएगा, फिर क्लोरीन मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने ब्रोमाइड सॉल्ट लिया है और H2SO4 डाल दिया है तो यहां पर आपको ब्रोमीन मिल जाएगी, क्योंकि अब इसके लिए H2SO4 जो है कंसंट्रेट H2SO4 ब्रोमाइड सॉल्ट के लिए ऑक्सीकारक का काम करेगा। तो यहां आपको क्या क्या मिलेगा, K2SO4 प्लस SO2 प्लस H2O प्लस Br2 बनेगा। पहले HBr का आगे ऑक्सीडेशन कर देगा ये,
इसी तरह आयोडाइड सॉल्ट ले लिया आपने और कंसंट्रेट H2SO4 डाल दिया, तो यहां पर भी क्या होगा, HI जो बनेगा उसका आगे ऑक्सीडेशन हो जाएगा और क्या मिलेगा, सल्फेट SO2 प्लस H2O और प्लस I2 मिलेगी। तो ये HF को और HCl को तो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, लेकिन HBr और HI को कर देगा ब्रोमीन और आयोडीन में, तो ब्रोमीन आयोडीन मिलेगी कंसंट्रेट H2SO4 से। इनके ऑक्साइड देखो कौन कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, एक तो मोनो ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड और ट्राई ऑक्साइड। सल्फर मोनो ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। सेलेनियम मोनो ऑक्साइड नहीं बनाता, डाई और ट्राई ऑक्साइड बनाता है। टेल्यूरियम बनाता है मोनो ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड। पोलोनियम मोनो ऑक्साइड और डाई ऑक्साइड बनाएगा, ये ट्राई ऑक्साइड नहीं बनाता। SO3 तीन रूपों में मिलता है, अल्फा रूप, अल्फा फॉर्म, बीटा रूप और गामा रूप। ये बहुलक के रूप में मिलते हैं और ये त्रिलक यानी ट्राइमर के फॉर्म में मिलता है। इनकी संरचना बनाए तो क्या बनेगा, OS डबल बॉन्ड OS डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड OS डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और त्रिलक की संरचना बनाएंगे तो SOS लिंकेज बनेंगी। ये गामा रूप की संरचना ये लास्ट वाली है और अल्फा और बीटा रूप की संरचना वो है। हैलाइड, इनके हैलाइड कौन कौन से बनाती हैं, एक तो मोनो हैलाइड, मोनो हैलाइड जैसे O2F2, H2F2, H2Cl2, Ac2Cl2 आदि। और इनकी खुली किताब की तरह संरचना होती है, ओपन बुक स्ट्रक्चर होती है सबकी। दूसरे ये डाई हैलाइड बनाते हैं, OF2, SF2, SeCl2, SBr2, PoCl2 आदि। टेट्राहैलाइड, SF4, SeF4, TeF4, ये टेट्राहैलाइड बनाते हैं, SeCl4 आदि। इनकी कैसी संरचना होती है, ढैकुली, सीसॉ, इसको अंग्रेजी में सीसॉ, हिंदी में ढैकुली कहते हैं। और हेक्साहैलाइड, हेक्साहैलाइड केवल फ्लोरीन के साथ बनेंगे, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम बनाएंगे, पोलोनियम नहीं बनाएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। और फ्लोरीन के साथ बनेंगे, छोटे आकार के होते हैं फ्लोरीन के परमाणु, बड़े आकार के क्लोरीन ब्रोमीन के साथ हेक्साहैलाइड नहीं बनाएंगे।
और आकृति जानते हैं अष्टफल की होती है इनकी। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनाने की विधि किसी भी धातु सल्फाइड को या सल्फर को जब अपन गर्म करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो SO2 बन जाएगी। या किसी धातु सल्फेट को गर्म करेंगे, टेम्परेचर अपन को 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखना पड़ेगा। कोई भी धातु सल्फेट ले लें, गर्म करें, टेम्परेचर 800 से कम रखें, तो फिर SO2 और ऑक्सीजन में ऑक्साइड में टूट जाएगा वो। जैसे कैल्शियम सल्फेट ले लें, टेम्परेचर 800 से कम रखो तो किस में टूट जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और SO2 में। कॉपर सल्फेट ले लो, टेम्परेचर 800 से कम रखोगे तो ये भी टूट जाएगा कॉपर ऑक्साइड और SO2 में। 800 से ज़्यादा रखना पड़ेगा टेम्परेचर, तब मिलेगा आपको SO2। 800 से कम पे तो SO3 मिलेगा। लेकिन फेरस सल्फेट को अगर आप गर्म करोगे और टेम्परेचर आप 800 की जगह थोड़ा 300 से ही ज़्यादा रख दो, 300 भी रख सकते हो, तो आपको मिल जाएगा SO2, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तीक्ष्ण गंध वाली गैस है, इसमें सल्फर के जलने जैसी गंध आती है। सल्फर जलाते हैं तभी तो बन रहा है ना SO2, या पटाखों की तरह गंध आती है SO2 में। अम्लीय नेचर का ऑक्साइड है और 2 तरह के लवण बनाएगा, बाईसल्फाइड और सल्फाइड लवण बनाएगा। और सल्फर इसमें माध्यमिक ऑक्सीकरण अवस्था में है। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो +4 है, तो ये अपचायक का काम भी करेगा। और अपचायक ये प्रबल होता है और ऑक्सीकारक का काम भी करेगा। पर ऑक्सीकारक ये कैसा होता है? दुर्बल होता है। प्रबल अपचायक और दुर्बल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। अम्लीय ऑक्साइड है, 2 तरह के लवण बनाएगा। अपचायक गुण तो SO2 को कोई भी आप ऑक्सीकारक ले लो, ओजोन ले लो, SO3 में ऑक्सीकृत कर देगा। KMnO4 ले लो, अगर मॉइस्चर लिया है तो H2SO4 बन जाएगा। KMnO4 लोगे तो H2SO4 में ऑक्सीकृत हो जाएगा। K2Cr2O7 ले लो, H2SO4 में ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो कोई भी ऑक्सीकारक ले लो, सारे ऑक्सीकारक इसको H2SO4 यानी सल्फर को +6 तक ऑक्सीकृत कर देंगे। HNO3 ले लो, H2SO4 बन जाएगा। कोई भी ऑक्सीकारक ले सकते हो, अच्छा अपचायक है ये और दुर्बल ऑक्सीकारक है ये। एक तो H2S को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देगा, कोलाइडी सल्फर बनेगा, और CO को CO2 में और खुद सल्फर में अपचयित हो जाएगा। तो ये दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। H2S और CO को ही केवल ऑक्सीकृत कर पाता है, खुद सल्फर में अपचयित हो जाता है। प्रबल अपचायक है, कोई भी दुर्बल से दुर्बल ऑक्सीकारक ले लोगे वो भी SO2 को SO3 में यानी सल्फर +6 में बदल देगा। चलो, ये ऑक्सीजन फैमिली कंप्लीट हो गया आपका। बच्चों, जो आप लेक्चर देख रहे हैं, पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं
या हम जो यहाँ पर पढ़ाते हैं वो आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें 18002121 799 पर कॉल कर सकते हैं।